Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. Today we are gonna take poem number 5, that is A Legend of the Northland, from our textbook Beehive. The very first question came to your mind must be what is a legend? तो सबसे पहले ये समझ लो ये लेजेंड होता क्या है. A legend is an old popular story which is believed by many, but one cannot prove whether it is true or not. Even in this poem, there are certain supernatural and natural elements at the end, and its authenticity cannot be verified. And when such authenticities cannot be verified, they are known as the legend. तो चलिए शुरू करते हैं A Legend of the Northland. सबसे पहली लाइन, Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये नॉर्थलैंड में कौन कौन से कंट्रीज ज़्यादातर रहते हैं. तो आप सोच लो कनाडा देख लो या रशिया देख लो, तो इन सभी जगहों पर आप देखोगे तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही रहती है, बर्फ़ वहाँ पे बहुत गिरती है. और एक चीज़ आपने साइंस में पढ़ी होगी कि जब भी जहाँ पर भी विंटर ज़्यादा रहता है वहाँ पे होता क्या है, तो वहाँ पे दिन छोटा रहता है, रात लंबी रहती है. अब रात लंबी क्यों रहती है, तो वहाँ पे तकरीबन 4, 4:30 या तकरीबन 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है. अब जब वो लोग सोएंगे, भले ही रात को 9 बजे सोए या 10 बजे सोए या 11 बजे सोए, ओके, अगर वो सुबह के 7 बजे तक अगर उठ जाते हैं तो तब भी वहाँ पे अंधेरा ही होगा. तो नॉर्थलैंड में ज़्यादातर होता क्या है, तो जितनी भी नॉर्थलैंड की कंट्रीज़ है वहाँ पर उजाला यानी कि दिन का जो समय रहता है वो कम रहता है और रात वाला जो अंधेरे वाला जो समय रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है. तो यहाँ क्या बताया गया है, तो यहाँ यही बताया गया है कि वेयर दी आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जब वहाँ पे जो उजाला है वो बहुत कम घंटों के लिए निकलता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और रात इतनी लंबी होती है कि इतना लंबा कोई सो नहीं सकता. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस वैन इट स्नोज. अब जब भी वहाँ पे इतना बर्फ गिरता है, ये पुराने ज़माने की बात है, ओके. वहाँ पे उस टाइम पे इतने सारे व्हीकल्स वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था, तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या चलाते थे, तो ज़्यादातर लोग स्लेजिस, ओके, जिसे स्लेज गाड़ी भी बोलते हैं बहुत टाइम, ओके. अगर आप ऐसी कोई जगह पर, शायद आप कश्मीर गए हो या शायद अगर आप गए हो शिमला, तो आपने यहाँ पे स्लेज की सवारी आपने शायद की होगी. अगर आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके. आपने बहुत बार सेंटा क्लॉज को देखा होगा, तो सेंटा क्लॉज जिस पे खड़ा होकर चलता रहता है, रेंडियस उसको खींचते रहते हैं, बस उसी को स्लेज बोलते हैं. और रेंडियस के बारे में एक और चीज़ आई कैन टेल यू कि जो भी वहाँ पर रेंडियस रहते हैं वो रेंडियस के गले में एक बैल जैसा कुछ रहता है. जब वो बजता है, इट्स कॉल्ड हार्नेस साउंड, ओके. इट प्रोड्यूसेस अ साउंड दैट इज नोन एज हार्नेस साउंड, और वो जो बैल उनके गले में रहता है उसे हार्नेस बैल भी बोला जाता है. यहाँ इंडिया में भी आपने बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, उनके गले में भी एक छोटी सी बैल देखी होगी, ओके. वो तकरीबन हार्नेस बैल तो नहीं बोल सकते, लेकिन तकरीबन वो उसी टाइप की कुछ रहती है कि जब भी वो रेंडियस बड़े स्विफ्टली, बड़े झड़प से, बड़ी तेज़ी से जब वो लोग दौड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो हार्नेस बैल बचने लगती है. तो वहाँ पे ऐसे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट रेंडियस ही है और स्लेजिस है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे, ओके. चलिए, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बैट्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, ओके. और वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, ओके, अब आप लोगों ने भी देखा हो कि जब भी जाड़ा आता है या जब भी विंटर रहता है तब होता क्या है, तो हम भी बड़े बड़े फरी वाले क्लोथ्स यहाँ पे पहनते हैं, ओके. हाँ यार, ट्रू, हम इतने फनी वाले तो नहीं, इतने फरी या फनी वाले तो नहीं पहनते, लेकिन आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे वो फरी वाले जैकेट्स या फरी वाले जो कैप्स वगैरह रहते हैं वो बच्चे पहनते हैं, ओके. तो जब भी छोटे छोटे बच्चे ये फरी वाले फनी से जो कपड़े रहते हैं वो पहनते तो वो दिखते कैसे, जैसे कि छोटे भालू के बच्चे हों, ऐसा वो लगते हैं.
They tell them a curious story. I don't believe this true. TIS, यहाँ TIS poetic liberty ले गई है. TIS is equal to this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. टेल टू यू. ओके, अब ध्यान से देखिएगा, दो होमोफोन्स यहाँ लास्ट वाली लाइन में. टेल माने यहाँ कहना, और टेल माने क्या, तो TALE, टेल माने स्टोरी. ओके, यहाँ अपने पोएट भी अपने को यही बता रहे हैं कि भाई शायद मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ अब वो शायद सच ना हो, भले ही वो चीज़ सच ना हो, लेकिन इट हैज़ गॉट अ मॉरल स्टोरी. कुछ ना कुछ तो आपको इस स्टोरी में से जानने को या सीखने को ज़रूर से मिलेगा. भले ही ये स्टोरी सच्ची है या सच्ची नहीं है, वो तो अपने जो भी पोएट है वो जानते नहीं है, लेकिन एक चीज़ पोएट अपने को बताते हैं कि मैं जो भी आपको बताऊंगा उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलने वाला है. Once when the good Saint Peter lived in the world below. Okay, अब Saint Peter was among those 12 disciples of Jesus Christ. Okay, तो जीसस क्राइस्ट के जो सबसे अच्छे वाले जो 12 disciples है, among them one of them was Saint Peter. अब ये उस टाइम की बात है जब सेंट पीटर जो कोई भी थे वो कहाँ पे रहते थे, वो यहाँ अर्थ पे रहते थे, दुनिया में रहते थे. ओके, एंड ही वॉक्ड अबाउट इट preaching just as he did, you know. ओके, अगर वो संत है तो वो संत तो क्या करेंगे, तो संत तो हमेशा प्रीचिंग ही देंगे. ओके, जैसे टीचर्स आपको टीचिंग करते हैं, संत आपको प्रीचिंग करते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, तो हम आपको जो सिलेबस में रहते हैं वही पढ़ाते हैं. ओके, और वो जो सिलेबस का बाहर का होता है वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, यानी दुनियादारी सिखाने का काम जो अगर कोई हमको करता हो तो वो सेंट रहते हैं, वो संत रहते हैं. आप भी कोई संत में ज़रूर से मानते होंगे, तो जो भी वो कथा करते हैं या जो भी कोई बात करते हैं वो सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, समझते होंगे और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते होंगे. तो जब भी कोई आपको कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल ड्यूटी सिखाता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रीचिंग बोला जाता है. अब वो सेंट पीटर है, वन ऑफ द डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, तो ऑब्वियसली वो जो कुछ भी बताते होंगे वो सारी की सारी बातों को हम किस में लेंगे, प्रीचिंग में लेंगे. राइट, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. ओके, अब हर्थ माने क्या, तो हर्थ माने चूल्हा. ओके, आप लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे घरों में, झोंपड़ियों में देखा होंगे चूल्हे. ओके, तो चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हों को ही बोलते हैं हर्थ. ओके, बिकॉज दे आर ऑन दी अर्थ. ओके, ज़्यादातर जो चूल्हे रहते हैं वो ज़मीन पर ही सुलगाए जाते हैं. ओके, वो ब्रांचेस या ड्राई ट्विग्स वगैरह सारी चीज़ें जमा करके उनको वो जलाते हैं, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज दी हर्थ, यानी फायर प्लेस. ओके, घर का जो रसोई घर रहता है, जो रसोई खाना रहता है, उसे हम फायर प्लेस या हर्थ भी बोल सकते हैं. ओके, अब वो बेचारे जो अपने पीटर सेंट है वो घूमते कहाँ पे आते हैं, वो एक घर पे आते हैं. ओके, वहाँ पे एक वूमन है और वो स्त्री क्या कर रही है, तो ऑब्वियसली वो बना रही है केक्स. ओके, ऑन हर हर्थ. ओके, वो क्या बना रही है भाई, केक्स बना रही है, और केक्स बना रही है ये सेंट पीटर ने देखा. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. Okay, अब वहाँ पे जब सेंट पीटर आते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि इस औरत ने तो बहुत सारी केक्स बना के रखी हुई है. ओके, जो कुछ भी हो उससे बहुत सारी केक्स वहाँ पे बना के रखी है, और बस सेंट पीटर जो पूरी दुनिया का चक्कर अभी निकालने के लिए निकले हुए हैं, काफ़ी थक चुके हैं. यहाँ फेंट माने बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना ऐसा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अगेन द पोएटिक लाइसेंस इज यूज. यहाँ फेंट का मीनिंग होता है वो काफ़ी थक चुके हैं, ही इज़ फीलिंग वीक राइट नाउ, और उनको खाने की बहुत जल्द से आवश्यकता है क्योंकि पूरे दिन में उनका फास्टिंग रहा है, कुछ भी उन्होंने खाया नहीं है. तो वो क्या करते हैं, तो जो औरत है जिसने बहुत सारी केक्स बनाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी यू हैव गॉट अ स्टोर ऑफ केक्स, तो उसमें से अगर आप मुझे कुछ
कुछ दे पाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो सेंट पीटर ने आके उस औरत को बोला कि अगर हो पाए तो थोड़ी बहुत केक आप मुझे देंगे तो आपका उपकार, आपका एहसान मुझ पे रहेगा। अब देखते हैं औरत क्या करती है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब हुआ क्या, तो उस औरत ने सेंट पीटर की बात तो मान ली। ओके, उन सेंट पीटर के लिए उन्होंने केक बनाने के लिए रख भी दिया। एक बिल्कुल छोटा वाला केक बनाया। ओके, यही चीज दिखाती है द वुमन इज टू ग्रीडी टू बिलीव। ओके, अगर कोई इतना बड़ा संत आपके दरवाजे पर आके बैठा है, भले ही आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन संत के कपड़ों पर तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि एक संत है। अब बड़ा वाला है या छोटा वाला है, ये बाद की बात रहती है, लेकिन अपना काम क्या है, अपना धर्म क्या है कि अगर उसने कुछ मांगा है भाई, तो अगर आपके पास जितनी शक्ति अनुसार आपको उसे देना चाहिए। हमारा सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि अगर कोई भी अपने दरवाजे पे आता है तो हमें हमारी यथाशक्ति अनुसार उसे देना चाहिए। ओके, अब उसके पास कई सारी केक है, लेकिन उसने उस केक में से कुछ भी उस संत को नहीं दिया, वो नई केक बनाने बैठ गई। ओके, जब उसने नई केक बनानी शुरू की तो सबसे छोटी वाली बनाई। ओके, अब जब उसने सबसे छोटी वाली बनाई है, लेकिन जब वो उसे बेक करने के लिए रख रही है, तब उसे लगता है कि ये तो काफी बड़ी केक है। उसने जितनी भी केक पूरे दिन में बनाई है उसमें से ये सबसे छोटी वाली है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि ये तो काफी बड़ी वाली है, और इतनी बड़ी केक मैं इस संत आदमी को, जिसको मैं जानती तक नहीं हूं, ये आज पहली बार मेरे घर पे आया है और इतनी बड़ी केक मैं उसे दे दूं। ओके, वो इतनी बड़ी केक है नहीं, काफी छोटी वाली है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन नेचर है, ये हम सबका ह्यूमन नेचर है कि जब किसी की मदद करने को आती है तो हम बिल्कुल ही ये भूल जाते हैं कि हम कितनी कम हेल्प उसे कर रहे हैं। जितनी उसको चाहिए उतनी हेल्प हम कभी भी नहीं करते। अगर कोई आदमी आपसे आके पूछेगा ना कि मुझे 1,000 रुपए की ज़रूरत है, तो भले ही आपके जेब में 5,000 रुपए पड़े हो, आप ऐसा ही बोलोगे कि अभी तो यार 500 पड़े हैं, ले 500 रखेगा। ओके, अब 500 अगर आप दोगे तो भी इतनी बार बोलोगे या इस तरह से जताओगे कि बहुत बड़ा एहसान आप उस आदमी पे कर रहे हो। ओके, चलिए, ये ह्यूमन नेचर, तो जैसा आजकल के लोगों का नेचर है वैसा ही नेचर वो बूढ़ी औरत या उस स्त्री का भी था, जिसके पास सेंट पीटर ने एक केक का पीस मांगा हुआ था। Therefore, she kneaded another and still a smaller one. Ned माने क्या, तो नेड माने आटा गूंदना। ओके, अब उसे लगा कि ये तो बड़ा वाला केक बन गया है। ओके, ये तो उसे देना नहीं है, तो वो सबसे छोटा वाला, उससे छोटे वाले से भी छोटा वाला बनाती है और वो आटा दोबारा गूंदने लगती है। बट इट लुक्ड when she turned it over as large as the first had done. अब हुआ क्या, जब उसने केक को पूरी तरह से बना दिया और बेक करने के लिए दोबारा रखने गई, तब उसे ये मालूम पड़ा कि ये भी अगले वाला जितना ही बड़ा है, और अगर इतना बड़ा केक मैं इस संत को दे दूंगी तो मेरा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ओके, ये ग्रीडी औरत ने ये जो छोटा वाला केक बनाया था वो भी संत को देने से, सेंट पीटर को देने से इनकार कर दिया। Then she looked a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. ओके, अब उसने क्या किया, तो उसने ऑलरेडी पूरे दिन में बहुत सारी केक्स बनाई हुई है। ओके, अब जितनी भी केक्स उसने बनाई है तो थोड़ा थोड़ा जो लेफ्ट ओवर रहता है, ओके, कोई भी केक बनेगी कि थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर रहता है, तो सभी लेफ्ट ओवर को उसने निकाल के एक छोटा सा, एकदम छोटा सा एक केक बनाना शुरू किया। ओके, उसको बहुत रोल किया, बहुत ही थीन क्रस्ट रोल करती गई, और उसे जब बेक किया तो एक वेफर के साइज का वो केक था या वेफर था, यू कैन नेवर एवर इमेजिन। ओके, बस इतनी ही चीज उसने देने की सोची, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। लेकिन द आयरनिकल थिंग इज दिस कि इतनी छोटी चीज, ओके, जो लेफ्ट ओवर में से बनी हुई है, जो बची हुई चीजों में से, जो फेंकने वाली थी उसमें से बनी हुई है, लेकिन वो वेफर भी देने का मन, वो वेफर जितनी केक देने का मन भी उसके मन में आया नहीं। वो तो उसको ये भी ज्यादा लग रहा था। फॉर शी सेड, my cakes that seemed too small when I eat of them myself and yet too large to give away.
सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. ओके, बस वो और कुछ नहीं करती. बस उसे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने लिए केक बनाती हूँ और मैं जब केक खाती हूँ तो मुझे वो सारी केक बड़ी छोटी लगती हैं. ओके, लेकिन वही केक अगर मुझे किसी और को देनी हो तो वही केक मुझे बहुत ज़्यादा लगती है. तो वो हर रोज़ केक भले ही बनाती हो, लेकिन वो अपने लिए ही वो सारी चीज़ें जमा करती है. वो केक अपने लिए ही रखती है और अपने शेल्फ पे रख देती है. वो किसी को, सेंट पीटर को छोड़ो, वो किसी को कभी भी कुछ भी नहीं देती है. बस यहाँ सीखने वाली, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि हम हर कोई कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसे ही हैं कि भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी है, जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें भगवान ने हमें दी है. कभी हमने ये सोचा नहीं कि भगवान ये सारी चीज़ें हमें दी क्यों हैं. ओके, क्योंकि भगवान हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, इसीलिए भगवान ने सारी चीज़ें तुम्हें दी है. शायद तुम्हें चाहिए, तुम्हें 2 की ज़रूरत हो तो भगवान ने तुम्हें 4 दी है, ताकि भले ही 2 की जगह तुम 3 अपने पास रख लो, लेकिन एक जो लेफ्ट ओवर है वो किसी नीडी आदमी को तुम्हें देनी चाहिए. लेकिन भगवान के इस पूरे पर्पस पर हमने तो पानी फिरा दिया है. ओके, ये जो कोई भी औरत है वो बिल्कुल हम अपने आप को बिल्कुल आसानी से उसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं कि हम भी ये शायद उसी औरत की तरह है कि सब कुछ हम अपने लिए ही जमा कर रहे हैं, अपने लिए ही बचा रहे हैं. हम शायद किसी को भी कुछ नहीं दे रहे हैं. ओके, शायद अपना जो लेफ्ट ओवर होगा, जो हम फेंकना पसंद करेंगे, लेकिन किसी को देना हम पसंद नहीं करते हैं. ओके, अब देखते हैं सेंट पीटर क्या करते हैं. देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. ओके, अब बहुत देर हो गई लेकिन कुछ भी उस औरत ने सेंट पीटर को नहीं दिया. अब सेंट पीटर तो ऑब्वियसली काफ़ी भूखे थे, भूख की वजह से वो तो वीक हो चुके थे, फेंट होने की पोजीशन तक पहुंच गए थे. तो वो काफ़ी गुस्सा हुए उस औरत से. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. ओके, अब देखो, संत आदमी जो रहता है उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर वो औरत कर रही है, उसके बिहेवियर की वजह से आज सेंट पीटर भी गुस्सा होने पे मजबूर हो गए हैं. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Okay, बस अब गुस्सा होके, आप जानते हो कि जब भी कोई सेंट गुस्सा हो जाता है तो वो देते हैं श्राप, वो देते हैं कर्स. तो वही कर्स उन्होंने दिया किसको, इस औरत को दिया, इस ग्रीडी औरत को उन्होंने कर्स दिया. क्या बोला कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम एक ह्यूमन फॉर्म डिजर्व ही नहीं करते हो, कि कोई भी इंसान तुम्हारा जैसा नहीं होगा. अगर कोई होगा तो मेरा ये कर्स उसे भी लग ही जाएगा. क्यों लग जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि सारी लग्जरीज, आप अच्छे से घर में रह रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, आपको गर्म रहने के लिए पूरी घर में सुविधाएं हैं, फायर प्लेस है आपके घर में, सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास. लेकिन फिर भी अगर आपके पास जितना भी ज़्यादा हो, जो चीज़ ज़्यादा हो, अगर आप उसमें से किसी और को कुछ और नहीं दे पा रहे हो, तो भाई आपको इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है. इंसान वही है जो दूसरों के बारे में सोचे, जो इंसानियत के बारे में सोचे, उसी को इंसान बोला जाएगा. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल इन द हार्ड ड्राई वुड. बस अब पीटर ने, यानी कि सेंट पीटर जी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्ज उनको दे दिया. ओके, कि अब तुम करोगी बर्ड की तरह, जैसे बर्ड तिनका जमा करके अपना घोंसला बनाते हैं, बस उसी तरह इतनी ही मेहनत तुम्हें करनी होगी अपना फूड जताने के लिए, अपना घर बनाने के लिए. ओके, और उनको क्या बोला कि तुम आगे जाके बनोगी वुड पैकर. वुड पैकर, बोरिंग 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 बोरिंग, यानी वो बोर वाला बोर नहीं है यहाँ पे, आप समझो. ओके, इट्स टू बोरिंग, ये वाला नहीं है. ओके, बोरिंग माने क्या, तो बोरिंग माने छेद करना. ओके, तो छेद करते रहोगे, छेद करते रहोगे, छेद करते रहोगे जब आप किसी भी ट्री में, तब जाके तुम अपना खाना खा पाओगे. ओके, अब तुम्हें ना तो शेल्टर आसानी से मिलेगा, ना तो खाना आसानी से मिलेगा. यही श्राप सेंट पीटर ने दिया, किसको, उस औरत को दे दिया. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker
फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। बस जैसे ही सेंट पीटर ने ये कर्स उस औरत को दिया, बस चिमनी में से होती हुई वो बाहर निकली। लेकिन जब वो चिमनी में से बाहर निकलती है, आप जानते होंगे उसके घर में एक फायर प्लेस था। अब फायर प्लेस में जो भी वो वुड वगैरह जलाएगी तो उसका धुआं होगा, वो धुआं चिमनी थ्रू बाहर निकलेगा। बहुत सारी इंग्लिश फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में ये सारी चीज़ें आपने देखी ही हुई है। बस वो जो औरत है वो चिमनी में चली जाती है और चिमनी से जो वो बाहर निकलती है तो वो वुड पैकर के रूप में, यानी लक्कड़ खोद के बन के वो चिमनी से बाहर निकलती है। बिकॉज सेंट पीटर के कर्स की वजह से वो अब एक बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। ओके, अब अगर आप वुड पैकर को देखोगे तो उसके जब जब उसको ये कर्स दिया गया, जब वो उस औरत को सेंट पीटर द्वारा कर्स दिया गया, तब उस औरत ने एक स्कारलेट माने क्या कि जैसे वैसे बोला जाता है प्योर रेड, लेकिन प्योर रेड में जब ऑरेंज वाला थोड़ा शेड रहता है उसे स्कारलेट बोलते हैं। ओके, तो जो स्कारलेट वाला जो शेड था, ऐसी एक कैप उसने पहनी थी। जब वो बर्ड में कन्वर्ट हुई तो उसके सर पे भी एक स्कारलेट कैप जैसा ही कुछ बना हुआ था। अब जब भी कभी किसी वुड पैकर को देखोगे तो वुड पैकर का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, जो जो हेड वाला हिस्सा रहता है, वो थोड़ा बहुत स्कारलेट सा रहता है। वो क्या है, तो उस औरत ने जो भी स्कारलेट रंग की कैप पहनी हुई थी वो है वो चीज़। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। ओके, लेकिन उसके बाकी के जो सारे कपड़े थे वो जैसे कि कोयले में जल चुके हो या चिमनी में जल चुके हो, वैसे बिल्कुल काले हो गए थे। तो अब जब भी कभी वुड पैकर को देखोगे तो वुड पैकर जो भी है वो पूरा काला है। ओके, लेकिन जब उसका हेड वाला भाग है, जो उसका कैप वाला भाग है, वो स्कारलेट यानी कि रेड के अंदर थोड़ा ऑरेंज वाला शेड आपको देखने को मिलेगा। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड्स। ओके, और जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन सभी ने उसको यानी इस वुड पैकर को कहाँ पे देखा है, तो उस वुड पैकर को जंगल में देखा हुआ है। ओके, वो ह्यूमन सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है। तो ज़्यादातर वुड पैकर अपने को सिटी एरियाज में नहीं दिखेंगे। वो आपको अगर वुड पैकर देखने हो तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे भाई, जंगल वाले एरियाज में मिलेंगे, या तो ऐसा कोई गांव जहाँ इतनी सारा अभी ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट नहीं हुई, ऐसे छोटे बड़े गाँव में आपको वुड पैकर देखने को मिल जाएगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड। बस वो वहाँ पे बैठी हुई है और सिर्फ अपनी चोंच की मदद से वो वुड को पैक करती रहती है। पैक यानी कि यहाँ कौन सा वर्ड दिया गया है, बोरिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, छेद करना होता है। पेड़ के अंदर या वुड के अंदर छेद करना, उसे बोरिंग बोला जाता है। तो बोरिंग, बस वही आपको अपने फूड के लिए वो करती दिख जाएगी। बस, तो दैट वॉज all about of the poem. Let's take the literary devices from the poem. The very first line is away in the Northland. It's repetition because away word is repeated. The second one is where the hours of the day are few. It's hyperbole. Why it's hyperbole? Because the poet has used exaggeration in the words hours of the days are few to show that the days are shorter. Number 3, that they cannot sleep them through is alliteration because the sound is repeated 4 times into the sentence. In their funny furry clothes. Again, it is alliteration because the sound of fu is repeated twice again. And the children look like Bears Club. Here the word like is used. It shows its simile because the children are directly compared to the Bears Club. I don't believe this true. It's litotes because negation is used to convey the strong positivity. Okay, if I tell you the tale to you, if I tell the tale to you is alliteration. Why it is alliteration? Because the sound of T is repeated thrice. Lived in the world below. ध्यान से सुनिएगा. Lived in the world below is metonymy. Why it is metonymy? Because the word
word actually means our planet or the earth. He came to the door of a cottage. He came to the door of a cottage. First, the literary device is alliteration, but the second one is synecdoche. Why it is synecdoche? Because the part is equal to door represent the whole cottage. That's why it's synecdoche. In traveling round the earth, in traveling round the earth is hyperbole. Why it's hyperbole? Because the poet uses exaggeration by saying that the saint had traveled round the earth to show that he had walked a lot that day. Okay, and the last one here, and being faint with fasting. Okay, and being faint with fasting is alliteration. Why? Because the sound of F is repeated twice, and even and being faint with fasting is hyperbole because the poet has used exaggeration, faint with fasting, to show how weak Saint Peter had become due to hunger. So that's why hyperbole. Let's go for more. As large as the first had done. Okay, as large as the first one had done. Okay, it shows it is simile because the largerness of the two cakes are directly compared, and rolled it flat, and rolled it flat is repetition because rolled word is repeated twice, and baked it as it thin as a wafer. As thin as wafer is equal to simile because thinness of a wafer and the cake are compared directly. Okay, then the next one is are yet too large to give away. Excellent. And yet too large to give away is irony because the cake is actually too small to give away. Okay, let's go for one something more. By boring and boring and boring. The word is by boring and boring and boring. Okay, here the word boring is hyperbole because the poet has used exaggeration by repeating boring thrice to show that the old woman will have to bore continuously. Okay, the third one is and the second one here is repetition because boring word is repeated 3 times here. Okay, never speaking a word is litotes because a negation never is showing strong positivity. So these were the important literary devices from the poem. That was all for today's lecture. Here DM sir is signing off. Thank you. Bye.